नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। और झारखंड का अपडेट सबसे पहले जानते हैं। झारखंड में 285 कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच चुकी है। झारखंड में 24 घंटे में कुल 37 मामलों की पुष्टि हुई है। गढ़वा जिले में कल सबसे अधिक 18 मरीज सामने आए। जमशेदपुर और गिरिडीह में 5-5 मरीज मिले। ग्रीन जोन चतरा में भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया। राज्य में 130 प्रवासियों में मिले कोरोना संक्रमित मरीज। गढ़वा में 44, हजारीबाग में 26 प्रवासी पॉजिटिव पाए गए। राज्य में 44,969 सैंपल की जांच हुई। ट्रैवल हिस्ट्री वाले 5,211 लोग होम क्वारंटाइन किए गए। झारखंड में कोरोना की वृद्धि दर 4.41% है। झारखंड में 285 तक कोरोना मरीजों की संख्या पहुंच गई और कल एक दिन में 37 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। और इसके साथ ही अब तक ग्रीन जोन में शामिल चतरा जिला कोरोना का यहां एक मरीज मिला है और यहां मुंबई से आया मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इस मजदूर को क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। कोरोना मरीज मिलने के बाद पीड़ित के गांव को सील कर दिया गया और उसके संपर्क में आए लोगों की मेडिकल जांच की जा रही है। इधर गुमला में कोरोना मरीज के मिलने के बाद जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है। एसपी जनार्दन ने सभी थाना प्रभारियों को प्रवासी मजदूरों को क्वारंटाइन करने का निर्देश दिया है। एसपी ने खुद सदर अस्पताल में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया और ग्रामीणों को अलर्ट रहने को कहा है। रेड जोन से आने वाला लोगों को हम लोग आज के दिन में इंस्टीट्यूशनलाइज क्वारंटाइन करवा रहा है, चाहे जो वो हेडक्वार्टर के स्तर पे हो या ब्लॉक स्तर पे हो या पंचायत स्तर पे हो। हर जगह इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन है, जहां जो पब्लिक है वो सबका हर तरीके का प्रॉब्लम को और हर तरीके का नीड को प्रशासन के द्वारा फुलफिल किया जा रहा है। उन लोगों को खाना खिलाया जा रहा है, पानी पिलाया जा रहा है। देवघर में अभी तक कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। इसमें से 7 सारवा प्रखंड के 4 अलग अलग गांव में पाए गए। सभी चारों स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर इन गांवों को कंटेनमेंट जोन बना दिया गया था, लेकिन अब इन गांवों को अतिरिक्त बल हटा लिया गया यहां से और यहां की स्थिति अब सामान्य है। वहीं लॉकडाउन 4 में सभी नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से चौकस है। देखिए, हमारे यहाँ 4 कंटेनमेंट जोन बने थे, सभी 4 सारवा प्रखंड में थे। एक को कल अनसील कर दिया गया है क्योंकि 28 दिन पूरे हो गए थे। बाकी 3 भी जैसे 28 दिन पूरे होते हैं और कोई नया केस वहाँ से नहीं आता है तो हम लोग उसको अनसील कर देंगे। तो इसमें आने वाले दिनों में हम लोग अपनी फोर्स की डिप्लॉयमेंट और स्ट्रिक्ट करके इन नियमों का पालन करवाएंगे। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखेंगे जो भी चीज़ें खुल रही हैं उनके खुलने में और उनके यूज़ होने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इधर झारखंड सरकार ने लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स के लिए दी गई छूट को वापस लेने का निर्णय लिया है। चैंबर ऑफ कॉमर्स की मांग पर सरकार ने यह फैसला लिया और फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता आंतरिक संसाधन को मजबूत करने के अलावा प्रवासी मजदूरों की जांच और स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराना है। चैंबर ऑफ कॉमर्स की उस आग्रह को ध्यान में रखते हुए ई कॉमर्स के संदर्भ में जो आदेश निर्गत हुए, उस आदेश को अभी तत्काल जो अभी परसों निकाला गया था उसमें बदलाव कर तो इससे पहले ई कॉमर्स को छूट मिली हुई थी वो जारी रही। और हमारे पास जो आंतरिक संसाधन है, व्यवस्थाएं हैं, वो पहले मजबूत करें। ऐसा नहीं है कि हमारी स्थिति इतनी खराब है कि हम भूखे मरे, बशर्ते उन सब चीजों को सुचारू रूप से चलाना चाहिए। देवघर में लॉकडाउन शुरू होने के पहले से ही असम के 20 से ज्यादा मजदूर फंसे हुए हैं। बार बार कोशिश के बाद भी इन्हें अपने घर लौटने का कोई उपाय नहीं हो पा रहा। अब इन कामगारों के सब्र का बांध जवाब देने लगा है। इन मजदूरों ने जिला प्रशासन से कई दफे घर भेजने की गुहार लगाई, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। हालांकि प्रशासन की तरफ से इनके खाने पीने का इंतजाम किया जा रहा है। 20 से 21 लोग हैं, तो ये अभी हम लोग झारखंड आसाम जाने के लिए अभी हम लोग का कोई व्यवस्था नहीं है।
तो इसीलिए हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग को घर पहुंचा दीजिए, वही हम लोग चाहते हैं। रिलीफ सेंटर में हम लोग अभी शिफ्ट करेंगे, और क्योंकि असम राज्य यहाँ से काफ़ी दूर है तो बाई रोड भेजना हमारे लिए परमिटेड अभी नहीं है। हम लोग इधर 1200 प्रवासी मजदूरों को लेकर कर्नाटक के मैंगलुरु से श्रमिक विशेष ट्रेन कल हटिया स्टेशन पहुंची। अपने घर पहुंचे मजदूरों ने कहा कि अगर उन्हें अपने राज्य में रोजगार मिलता है तो वे कभी बाहर नहीं जाएंगे। मजदूरों को स्टेशन पर स्क्रीनिंग के बाद गृह जिले के लिए रवाना किया गया। नहीं लगता अभी ये संकट में वापस जाएंगे, जिससे हम लोग को सरकार बोल रहा था कि यहाँ पे ही रोजगार देंगे श्रमिकों को, यहाँ जितना होगा खदान उदान यहाँ ऐसा बहुत तरह का है, यदि ऐसा काम मिल जाएगा तो हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे, घर में ही काम करना उचित समझेंगे। अभी तो नहीं जाएंगे, इधर काम मिल जाएगा तो इधर सर पगार भी इधर बहुत कम है ना, इसके लिए उधर ही हम लोग 4-5 साल से काम कर रहे हैं। पगार उधर थोड़ा ज़्यादा है, इसके लिए वो उधर टिपर चलाते हैं, हाँ ड्राइवर। दूसरे राज्यों से प्रवासी श्रमिक मोटी रकम खर्च कर अपने प्रदेश आ रहे हैं, लेकिन कई बस ड्राइवर हजारों रुपए लेने के बावजूद इन्हें बीच रास्ते में छोड़कर भाग जा रहे हैं। ऐसे में इन मजदूरों की मुश्किल कई गुना बढ़ जाती है। नासिक और तेलंगाना से आए कई मजदूरों को बस ड्राइवरों ने लोहरदगा के पावरगंज चौक पर छोड़ दिया। अब ये मजदूर अपने घर कैसे जाएं, ये बड़ी समस्या है। स्थानीय प्रशासन ने इन मजदूरों की जांच के लिए अस्पताल पहुंचाया और जानकारी दे रही है हमारे सहयोगी अदिति सिन्हा। इधर गिरिडीह जिले में कई क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को खुले आसमान के नीचे समय गुजारना पड़ रहा है। कई जगहों पर मजदूर पेड़ के नीचे तंबू गाड़कर रहने को विवश हैं। यह तस्वीर जमुआ प्रखंड के गादी खुर्द गांव की है, जहां 360 प्रवासी मजदूरों में से आधे मजदूर तंबू में रह रहे हैं। 14 दिनों की क्वारंटाइन के बाद इन्हें घर भेज दिया जाएगा। प्रवासी मजदूरों की शिकायत यह है कि ये लोग घर से खाना मंगाकर खा रहे हैं। मजदूरों की दशा पर सियासत तेज हो गई है। स्कूल में जगह नहीं होने के कारण हम लोग पेड़ के नीचे तंबू गाड़ के पूरे परिवार के साथ रह रहे हैं, और हमारा आज 12 दिन हो गया है। 14 दिन होने के बाद हम लोग घर जाएंगे। अभी 360 लोग पहुंच चुके हैं, उसमें से 3 दिन में 130 हम लोग छोड़ चुके हैं। स्कूल में जगह नहीं रहने के कारण हम लोग पेड़ के नीचे सब लोग अपना अपना व्यवस्था से रह रहे हैं। उसमें से सरकार के द्वारा कोई सुविधा अभी तक नहीं मिल पाया है। राशन देंगे, पानी देंगे, लेकिन आज जो स्थिति इन लोगों की बनी हुई है, जो यहाँ सामने दिख रहा है, वह काफ़ी भयावह है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इन लोगों को राशन पानी अविलंब मुहैया कराई जाए। इस बात का भी खुलासा करें, राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से लोगों को क्वारंटीन रखने का प्रयास किया है। मैं ये मानता हूँ कि कुछ कमियाँ हो सकती हैं। इधर कोरोना महामारी के बीच लौट रहे प्रवासियों की परेशानी घर पहुंचकर भी कम नहीं हो रही। मजदूर किसी भी तरह अपने राज्य तो लौट जा रहे हैं, लेकिन घर पहुंचने तक उनकी हिम्मत जवाब दे देती है। ऑटो या फिर अन्य कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा लेना चाहते हैं तो मोटी रकम की डिमांड होती है, और ऐसे में सरकार के मजदूरों को सुरक्षित घर पहुंचाने के दावों पर विपक्ष आक्रामक है। एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा तो वहीं दूसरी तरफ सुविधाओं का अभाव। ऐसे में किसी तरह जान बचाने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर घर की ओर निकले प्रवासियों की पीड़ा अंतहीन हो चुकी है। प्रवासियों के पास न पैसा है और न ही सरकार की सुविधा, जिसके बल पर वो घर पहुंच सकें। परेशानी यही है, जो हम लोग चेन्नई से बस करके आए हैं, किराया देके यहाँ आने के बाद बोल रहा है कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से घर जाने के लिए हम लोग कैसे जाएंगे? संजीव की तरह हजारों मजदूर इन दिनों इसी तरह परेशानी से गुजर रहे हैं। राजधानी के कांटा टोली बस स्टैंड में ऐसे सैकड़ों मजदूर हैं जो फंसे हैं। पैसे के अभाव में अपने ही राज्य में प्रवासी बनने को मजबूर हैं। इधर प्रवासियों की परेशानी को देखते हुए विपक्ष हमलावर है। राज्य से बाहर हैं, उनको झारखंड में लाने की जो मंशा होनी चाहिए थी, वो मंशा उनके सामने नहीं है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि झारखंड की सरकार चरमराई हुई है, डगमगाई हुई है और शून्यता की ओर बढ़ रही है। लेकिन सरकार बार बार इस बात को ऐलान कर रही है कि जो जहां है वहीं रहे, सारे लोग को हम लाएंगे।
इस पर भी वो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए वो अपना पैसा लगाकर ट्रैक से इधर उधर से आ रहे हैं, पैदल भी आ रहे हैं, साइकिल से आ रहे हैं। अब तक राज्य में 1 लाख से अधिक प्रवासी जैसे तैसे घर पहुंचे हैं, मगर अभी भी करीब 6 लाख लोगों का आना बाकी है। ऐसे में घर तक लोगों को पहुंचाने के भले ही प्रशासनिक दावे किए जा रहे हों, मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही है। भुवन किशोर झा, न्यूज़ 18, रांची। इधर घरेलू उड़ानें शुरू करने की घोषणा के बाद रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर तैयारियां शुरू की गई हैं। एयरपोर्ट में यात्रियों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए कई बॉक्स बनाए गए हैं। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बाद रांची एयरपोर्ट का जायजा लिया हमारे सहयोगी उपेंद्र कुमार ने। कोरोना की वजह से पिछले 2 महीने से घरेलू उड़ानें बंद हैं और अब जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार 25 मई से, यानी कह सकते हैं बिल्कुल 2 महीने के बाद घरेलू उड़ानें शुरू होने वाली है। हालांकि रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर अभी तक कोई सूचना नहीं आई है, लेकिन तैयारियां यहां पर पहले से ही है। अपने कैमरा पर्सन संत को कहेंगे, दिखलाएंगे कि किस तरह से जो पोर्टिको है जहां पर यात्री आते हैं, जहां से निकलते हैं, वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। जो भी यात्री आएँ या जो भी यात्री यहाँ से जाएं उनके लिए बॉक्स बनाया गया है। 2-2 गज की दूरी यहाँ पर है और 2-2 गज की दूरी पे बॉक्स अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखलाएं। फोर्स यहाँ पे हैं, अभी जो सुरक्षा के लिए CISF के जवान हैं वो लगाए हुए हैं। लेकिन जो जानकारी मिली है, जो डायरेक्टर ने हमें जानकारी दी है, उसके अनुसार अभी तक बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को घरेलू उड़ान को लेकर के कोई भी सूचना नहीं मिली है। कैमरामैन संत के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18, रांची। कोरोना काल में भी झारखंड के दिव्यांग दर दर भटकने को मजबूर हैं। पिछले 7 महीने से 60,000 से भी ज्यादा दिव्यांग प्रोत्साहन राशि के इंतजार में बेबस हैं। हाल यह है कि इनकी प्रोत्साहन राशि 2 विभागों और डाटा एंट्री के मकड़जाल में फंस गई है। अपने लंगड़ाते पैरों से दिव्यांगता का सर्टिफिकेट लिए पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल के आवास पहुंचने से पहले अनिल और ज्ञानू DC के पास जाकर उनकी प्रोत्साहन राशि निर्गत करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। मजबूरीवश आज बाबूलाल मरांडी के आवास पहुंचे हैं। ऐसा तो सर देखा जाए तो किसी के 6 महीना, 8 महीना, 9 महीना, किसी का साल भर से पेंशन नहीं आ पा रहा। सर ना हम लोग का काम है, ना नौकरी है, ना जुगाड़ है, तो हम लोग क्या कर सकते सर। हम लोग जो भी आश्रय रहते हैं, वृद्धा पेंशन के आश्रय रहते हैं, हम लोग काम भी उतना नहीं कर पाते, दूसरे यहाँ जाते कितना। दरअसल झारखंड में बड़ी संख्या में दिव्यांग जनों को हर महीने मिलने वाली प्रोत्साहन राशि झारखंड में 2 विभागों या यूं कह लें कि 2 कोषांगों के बीच फंसी है। राज्य के निःशक्तता आयुक्त की माने तो राज्य में 25,000 दिव्यांग जनों की प्रोत्साहन राशि इस वजह से रुकी है क्योंकि इनका डेटा ट्रांसफर नहीं हुआ है। बैंक अकाउंट मिसमैच, आधार जैसी कई वजहों से इसमें परेशानी आई है। हालांकि इसे जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। हाँ, हमने आदेश कर दिया, 1 माह पूर्व ही हमने आदेश दिया है कि हर दिव्यांग को चिन्हित करके जिनको नहीं मिल रहा है उनको राशि देने की कोशिश करें। खास करके वैसे दिव्यांग लाभुक जिनको पहले से प्राप्त हो रहा था, कतिपय कारणवश उनका पेंशन योजना में या प्रोत्साहन भत्ता की राशि रुक गया है, उसको जारी करें और चालू करें। हालांकि उनकी समस्या बीजेपी के शासन के समय से ही है, लेकिन अब बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी सरकार से इन दिव्यांगों की राशि शीघ्र निर्गत करने की मांग कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि सरकार को खास करके अभी जो कोरोना का काल था, विधवा है, वृद्ध है, दिव्यांग है और जो सबसे गरीब है, तो ऐसे सारे लोगों को एक बार में सरकार को देखनी चाहिए थी। भाई जो सबसे अधिक ज़रूरतमंद लोग हैं, जो कहीं कुछ कर नहीं सकता है, कोई उनके लिए कमाने वाला नहीं है। कोरोना काल में जब सरकार जरूरतमंदों को राहत देने के लिए जनधन खाते में 500 रुपए डाल सकती है, तो पिछले 7 महीने से परेशानी झेल रहे दिव्यांगों की प्रोत्साहन राशि क्यों रोक दी गई है? उम्मीद की जानी चाहिए कि हुक्मरानों की नजर इन दिव्यांगों की परेशानी पर पड़ेगी। कैमरामैन संत के साथ न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। इधर देवघर केंद्रीय कारा में रह रहे कैदियों पर भी कोरोना का संकट मंडराने लगा है। बाहर से आ रहे कैदी अंदर की कैदी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं।
इस पर जेल प्रशासन गंभीर हो गया है और अस्थायी कारा का विकल्प भी तलाशा जा रहा है, जिससे कैदियों को शिफ्ट किया जा सके। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार से झारखंड में कोयले की अवैध माइनिंग पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक फंड बनाया है, जिससे उस जिले का भी विकास होगा और राज्य को अच्छी रॉयल्टी मिलेगी। हम कह सकते हैं कि राज्य की सरकार को सबसे बड़ी पहल ये करनी चाहिए कि जिस प्रकार से इलीगल माइनिंग हो रहा है पूरे प्रदेश में, खास करके धनबाद में, बोकारो में, हजारीबाग में, गिरिडीह में ऐसे कोयले का इलीगल माइनिंग हो रहा है और लॉकडाउन होने के बाद तो ज़्यादा। इसलिए सरकार को सब पहले अंकुश लगाना चाहिए कि इलीगल माइनिंग पर अंकुश लगे और जिससे क्या होगा कि लोगों के राज्य को रॉयल्टी मिलने में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिलेगा। इधर धनबाद नगर निगम में कचरा उठाव में घोटाले का मामला सामने आया है। अधिक पेमेंट के लिए वजन बढ़ाने के मकसद से कचरा उठाने वाली एजेंसी ने कोल डस्ट, मिट्टी और बिल्डिंग मटेरियल ढोए। इसकी जानकारी मिलने पर निगम की टीम ने जब जांच की तो सारी सच्चाई सामने आ गई। स्थानीय पार्षद ने इस मामले में नगर निगम के अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं। वहीं नगर आयुक्त ने कंपनी के एग्रीमेंट को रद्द करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। के साथ एग्रीमेंट हुआ, क्या लेन देन हुआ, ये हमको लगता है कि यहाँ के महापौर जो है उनके सिवा कोई नहीं जानता होगा। सिर्फ कमीशन का खेल है ही, और उसमें सरकार किनकी थी सब कोई जानते हैं। इस चीज़ को गंभीरता से लेते हुए इनके एग्रीमेंट को रद्द करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दिया है और साथ ही जो विपत्र इन्होंने प्रस्तुत किया है उसमें इन जांच प्रतिवेदनों के आलोक में करीब 60% की राशि की कटौती की जा रही है। इधर रांची में तमाड़ थाना क्षेत्र के जोजोडी गांव के पास एक बस पलट गई, जिसमें 10 मजदूर घायल हो गए। बस तमिलनाडु से मोतिहारी लौट रही थी। बस में ड्राइवर समेत 11 लोग सवार थे और बताया जा रहा है कि ड्राइवर को झपकी लग जाने की वजह से बस बेकाबू होकर एक गड्ढे में पलट गई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के बाद क्वारंटीन सेंटर में रखा जाएगा। घटना हुआ कि मतलब हम सब कोई आदमी सोया हुआ था, हम जगे हुए थे। उसके बाद मतलब क्या हुआ कि ड्राइवर सो गया। सोने के बाद में मैं उसको चिल्लाया, चिल्लाने के बाद में उसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हो पाया और होने के बाद में पलटी हो गया। और रांची में बंद पड़े विद्युत शवदाह गृह इस महीने के अंतिम हफ्ते में शुरू हो जाएंगे। न्यूज 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाने के बाद रांची नगर निगम ने बंद पड़े विद्युत शवदाह गृह के बकाये बिजली बिल का भुगतान कर दिया है और शवदाह गृह परिसर को अतिक्रमण मुक्त कराकर काम शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर पैसे लगने थे या कोई समस्याएं थे, उन समस्या का समाधान करते हुए लाखों रुपया खर्च करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारा सौदागृह लगभग तैयार हो चुका है और एक छोटा ट्रायल हो चुका है, दूसरा एक बॉडी ट्रायल होना है, उसके लिए भी प्रोसेस चल रहे हैं। 2 दिन पहले हम लोग ने बैठक भी किए हैं। पीएचईडी मंत्री मिथिलेश ठाकुर के चाईबासा दौरे और क्वारंटीन सेंटर के निरीक्षण के बाद डीसी ने सफाई दी है। उपायुक्त ने कहा कि निरीक्षण के दौरान मंत्री न तो कोरोना मरीज के फ्लोर पर गए और न ही उसके संपर्क में आए। ऐसे में जांच टीम की रिपोर्ट के बाद मंत्री को क्वारंटाइन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। के अनुसार वो ना हाई रिस्क में है ना लो रिस्क में है। उनका एक विजिट हुआ था, लेकिन वो जिस फ्लोर में गए हैं उस फ्लोर में रहने वाले मरीज को कोई संक्रमण नहीं हुआ है, दूसरे फ्लोर में रहने वाले थे, इसीलिए उनको कोई क्वारंटाइन होने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अंडर जांच जब चल रहा है तो कुछ इस तरह का जरूर कुछ न्यूज़ आता है कि स्पेकुलेटिव न्यूज़ आता है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ आपको कि क्वारंटाइन सिर्फ 128 व्यक्ति को हम लोग किए हैं और वो हाई रिस्क को, लो रिस्क को सभी को हम सरकारी क्वारंटाइन किए हैं। इसमें माननीय मंत्री जी का नाम उसमें नहीं है, वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट में उनका ट्रेस आउट नहीं हुआ है। चक्रवाती तूफान अम्फन से देवघर के किसान डरे हुए हैं। असमय बारिश की मार झेल चुके किसान आने वाले तूफान को विनाशकारी बता रहे हैं और इनका कहना है कि वो पहले की काफी बर्बादी झेल चुके हैं और ऐसे में इस तूफान की मार झेल पाना इनके लिए आसान नहीं है। किसानों ने सरकार से मदद की मांग की है।
मकई है, मूंग है, ये सब तो गल गया। मकई तो सारा गल गया। मूंग जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, थोड़ा सा फसल मोड़वा बचा हुआ है। बिलाती सिम तो गल ही गया, भिंडी तो गल ही गया, लाल साग हरा साग कुछ होगा ही नहीं। एक तो प्रकृति का मार, दूसरा लॉकडाउन का मार। कितना मार हम किसान झेल सकते हैं। अब तूफान जो आने वाला है सर, तूफान तो ये 3 दिन का है। ये तूफान 3 दिन में जो जो प्रभावित करे, जो भी शेष बचा है वो भी समाप्त ही हो जाएगा, जो अंदाज है। आदिम जनजाति को बचाने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। बावजूद घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के 85 सबर परिवारों की बस्ती का हाल बेहाल है। वहीं बिजली विभाग सबर परिवारों का बिजली कनेक्शन काट रहा है और अभी तक 50 से ज्यादा सबर परिवारों के बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। जब इस बारे में डीसी से बात की गई तो उन्होंने 48 घंटे के भीतर ही सबर परिवारों का बिजली कनेक्शन जोड़ने का भरोसा दिलाया। बिजली काटी दिछे 2-1 বছর হচ্ছে আমরা হুক করে জ্বালছি। আমরা তো বিল টিল দিতে পারবো না, সব বললো আমরা খাটলে আমাদের ভাত নিলে ভাত নাই, কোথায় পারবো কারেন্টের বিল দিতে। আমরা কত বিল পাঠাইছিল জানি না, এইদিকে পাঠাই দেয় বলে অমুক সবরের অমুক অত 1000 টাকা বিল আর কিছু আমরা ওই লোকের মুখে শুনি যে উহার নামে বিল আসছে। इधर चतरा में कुपोषण के शिकार बच्चों के उपचार के लिए परिजनों को अब अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। जिला प्रशासन ने ऐसे कुपोषित बच्चों के लिए चलंत कुपोषण जांच केंद्र की शुरुआत की है और इसकी सुविधा जिला मुख्यालय से लेकर सुदूर गांवों तक लोगों को मिलेगी। डीसी ने बताया है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस चलंत चिकित्सालय के जरिए गांवों में कुपोषित बच्चों के इलाज के साथ मुफ्त भोजन की भी व्यवस्था की गई है। ये व्हीकल गांव-गांव जाएगा, अलग अलग प्रखंडों में, अलग अलग गांव में, जहां पर सबसे ज़्यादा कुपोषित बच्चे रहते हैं और उन कुपोषित बच्चों के लिए वहीं पर ही 15 दिन रह के व्हीकल गांव में और उन सारे कुपोषित बच्चों को सारा पोषाहार प्रोवाइड करें। अक्षय पात्र फाउंडेशन कोरोना काल में बच्चों के बीच ड्राई राशन बांटने में जुटा है। प्रोजेक्ट भवन में मंत्री रामेश्वर उरांव ने इसकी शुरुआत की और फाउंडेशन को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर अक्षय फाउंडेशन ने सरकार से मेगा किचन उपलब्ध कराने की मांग की, जिससे स्कूली बच्चों को भोजन दिया जा सके। करीब 500 ड्राई राशन के पैकेट्स बांट रहे हैं। एक राशन का पैकेट हमारा करीब 1000 रुपए का बनता है, 850 से 1000 रुपए का। तो आज हम लोग 500 बांटेंगे, लेकिन हमारी उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम लोग 2000 पैकेट्स बांट पाएंगे। तो ये करीब 20 लाख रुपए का प्रोजेक्ट है जो हम लोग रांची में लगा रहे हैं। और आगे देखिए कोरोना 100।